गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल फिजिका सोसाइटी के अंदर। और इस चैनल पे आने का आपका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, इस चैनल से आप एक बार जुड़ जाइए और अपने फिजिक्स के सफ़र को देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, आपकी शुरुआत बहुत ही फंडामेंटल चीज़ों से करवाई जाएगी और आप एडवांस से एडवांस चीज़ जो भी है उसको आप बहुत ही आसान तरीके से सोच पाओगे, समझ पाओगे। फिजिक्स में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप किसी चीज़ को इमेजिन कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे अपने दिमाग के अंदर, और वही चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है और उसी चीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है दैट इज गॉस लॉ। और गॉस लॉ से पहले एक बार हम इलेक्ट्रिक फील्ड को जरा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब तक आप इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो आप फ्लक्स को नहीं समझ सकते हो, गॉस लॉ को नहीं समझ सकते हो। ठीक है, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, एक बार आज और डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो होता क्या है, जब आपका कोई भी चार्ज हो सकता है, एक पॉइंट चार्ज हो सकता है चार्ज किसी एक लीनियर ऑब्जेक्ट पे हो, या फिर किसी सरफेस पे हो, या फिर किसी थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट पे हो, तो इन सभी केसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड्स ये अपने अपने अराइज करेगा अपनी सराउंडिंग के चारों तरफ, अपना अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड पर्टिकुलर होगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पे, सपोज हम इसकी वजह से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, तो इससे कुछ डिस्टेंस, सपोज हम आर डिस्टेंस पे कुछ कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो उस डिस्टेंस पे अगर आप एक यूनिट चार्ज रखते हो तब उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया जाता है कि फोर्स जो एक्सपीरियंस किया जाता है बाय अ यूनिट चार्ज व्हेन प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, रेडियली आउटवर्ड है या रेडियली इनवर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस के अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जनरल जो बेसिक डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की यही होती है, जो फिजिकल इंट्यूशन होना चाहिए आपका, या आप इसको समझते कैसे हो, सोचते कैसे हो। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इसका मतलब क्या गिवन है कि एक यूनिट चार्ज उस पॉइंट पे अगर हम रखते हैं जहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहे हैं, उस पर फोर्स कितना लगेगा। तो इसीलिए इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए कि कितना न्यूटन फोर्स लग रहा है पर कूलम, कि एक कूलम पे कितना फोर्स लगेगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया ना। इसके बाद अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक कन्वेंशन यूज करते हैं, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो लाइंस हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है, क्या है, पॉइंट चार्ज, और ये कैसा है दिखने में कैसा है, नेगेटिव है। ठीक है, दिखने में नहीं होता, कन्वेंशन होती है कि हमने उसको नेगेटिव चार्ज दे रखा है ऑब्जेक्ट को। तो नाउ अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, तो इसको हम शो करने के लिए क्या करते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस यूज करते हैं। तो एक पॉइंट चार्ज के लिए जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं दे आर रेडियली इनवर्ड्स। वो कैसी होती हैं, रेडियली इनवर्ड्स होती है, यानी चार्ज के ऊपर टर्मिनेट हो रही है आकर, चार्ज के ऊपर खत्म हो रही है आकर के। ठीक है, तो क्या ये टू डायमेंशनल है? नहीं है, क्योंकि चार्ज जो अगर पॉइंट चार्ज ऐसे है, ठीक है, जैसे आपकी अर्थ है गोल गोल, तो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड से होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज की जो फील्ड लाइंस होती है वो भी रेडियली इनवर्ड्स होते हैं, इमेजिनरी लाइंस होते हैं। अब ये जो फील्ड लाइंस हैं इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती रहती है। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के लिए है सपोज, तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज के लिए शो करना चाहते हैं तो दीज विल बी रेडियली आउटवर्ड्स। ये लाइंस कैसी हो जाएंगी, आउटवर्ड्स हो जाएंगी ना। अब इसी चीज में एक चीज और डिस्कस करते हैं यार,
अगर आपको कंपैरेटिवली देखना है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, किस पॉइंट पे स्ट्रॉन्ग है, किस पॉइंट पे वीक है, सपोज हम एक बार के लिए 2 पॉइंट लेते हैं P एंड Q। तो अगर ये 2 पॉइंट्स हैं, आप इसको देख लो आराम से, ये पॉइंट नजदीक है और ये पॉइंट इस चार्ज से दूर है। तो हमें ये नहीं देखना है कि दूर या नजदीक पॉइंट है, हमें क्या देखना है, सपोज ये चार्ज होता ही ना, यहाँ पे सिर्फ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है। जैसे कुछ केसेस में सपोज हम एक मान के चलते हैं किसी भी रैंडम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, तो सपोज आपको 2 पॉइंट दिए गए P और Q इस चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, तो आपको बताना है कि P पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा या Q पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसको हम कैसे बता सकते हैं, देखो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिलेटिवली आपस में नज़दीक होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली एक दूसरे के नज़दीक होते हैं, यहाँ देखो यहाँ इन दोनों के बीच में दूरी ज़्यादा है, यहाँ इन दोनों लाइंस के बीच में दूरी कम है, तो रिलेटिवली क्लोज है लाइंस। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट Q। समझ में आई बात? तो इस तरीके से रिलेटिव क्लोजनेस जो होती है फील्ड लाइंस की, वो आपको क्या इंडिकेट करती है कि आपका फील्ड स्ट्रेंथ कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर वीक है। सिमिलरली यहाँ पे लाइंस क्लोज हैं, यहाँ पे लाइंस दूर दूर हैं, तो यहाँ पे E एट P विल बी ग्रेटर देन E एट Q। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ये चीज़ बहुत ही आसान सी सिंपल सी चीज़ है। अब इसके बाद हम एक नई चीज़ पढ़ने वाले हैं जो आई थिंक आपने पहले कभी नहीं सुनी है, इससे पहले लाइफ में 12th क्लास से पहले एक नया वर्ड आएगा आपके सामने, और जो पढ़ चुके हो तो सुन चुके हो वैसे, फ्लक्स। अब फ्लक्स आप कैसे सोचते हो, कैसे समझते हो? फ्लक्स को सोचने के लिए कुछ ऐसे सोचना पड़ेगा, सपोज हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ से एक नया वर्ड आपके पास आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आप किसी भी पॉइंट पे चेक करो, सब जगह एक जैसा है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये आपस में रिलेटिवली सभी का डिस्टेंस एक दूसरे से बराबर है। किसी भी पॉइंट पे आप चेक करना चाहो, जैसे P पे चेक करना चाहो, Q पे चेक करना चाहो, R S T कोई पॉइंट है, सभी पे एक जैसी ही क्लोजनेस है लाइंस की, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक जैसा ही है। अब ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन की वजह से बनता है, जरा सोचें आप एक बार, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है पहले, तो ये बनता है आपका एक प्लेन चार्ज शीट की वजह से, जो कि इन्फिनिटली बड़ी शीट होती है, उसके नज़दीक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, और जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उनके बीच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है दैट इज यूनिफॉर्म। तो ये दो केसेस आपने बता दिए। नाउ अब हमें सोचना है कि फ्लक्स का मतलब होता है कि एक किसी सरफेस एरिया से कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस पास हो रही है, ठीक है। अब नंबर ऑफ लाइंस अब आप सोचोगे या नंबर ऑफ लाइंस तो इमेजिनरी है, अब इमेजिनरी तो हम अपनी मर्जी है, मतलब कल्पना है हमारी, हम कितनी भी ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये तो कोई अच्छी डेफिनेशन तो नहीं हुई, क्योंकि जो चीज़ इमेजिनरी है वो तो आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर रहे हो, आप कितनी भी ज़्यादा ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है, फ्लक्स का मतलब होता है कि कितना फील्ड आपके किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है, ठीक है। और ये रिलेटिव होता है, रिलेटिव का मतलब अगर आप एक चीज सोचो, ये एरिया ऐसे है, अब इससे कुछ मान लेते हैं एक बार के लिए नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कुछ 100 पास हो रही है, कितनी 100, ऑब्वियसली बात है ना, ये तो हमारी मर्जी है, हम 100 ड्रॉ करें 200 ड्रॉ करें, लेकिन अगर आप इसका जो एरिया है, ये सरफेस है, इसका जो टिल्ट है अगर आप चेंज कर दो, क्या कर दो, इस सरफेस एरिया का थोड़ा टिल्ट चेंज कर दो, इस सरफेस को, जैसे ये मान हमारा सरफेस, ठीक है, ये वाला सरफेस हम मान रहे हैं, ये सरफेस एक बार के लिए इसके सामने है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने, तो अगर आप इस सरफेस एरिया को थोड़ा टिल्ट ऐसे कर दिया, तो क्या ये अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इस पूरे सरफेस एरिया से पास हो रही होगी? नहीं हो रही होगी, क्योंकि जैसे ही आपने इस सरफेस को ऐसे टेढ़ा किया, तो
अब जो है इसका सिर्फ एक कंपोनेंट, अब ये जो इसके लिए हम एक नई चीज ऐड करते हैं। देखो एरिया कोई भी ऑब्जेक्ट का हो, ठीक है, वैसे तो होता है वो स्केलर क्वांटिटी, लेकिन हम इसको यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी बना लेंगे। कैसे कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा ये कंप्लीट एरिया और उसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर टू दैट एरिया। समझ में आ रही है चीज कि आपने जैसे इस एरिया को वेक्टर बनाना है, ठीक है, तो इस एरिया का जो मैग्नीट्यूड है जितना सेंटीमीटर स्क्वायर जितना मीटर स्क्वायर है ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके परपेंडिकुलर हमने इसकी डायरेक्शन ले ली, तो ये इस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो इस एरिया वेक्टर को जैसे ही आप टिल्ट करोगे, ठीक है, तो उसका कंपोनेंट कुछ ना कुछ इफेक्टिव एरिया जो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस केस में अब ये जो एरिया वेक्टर है सपोज एस वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इधर हो गया। अब इन दोनों के बीच में कुछ एंगल बन रहा है थीटा, बन रहा है थीटा, तो यानी जो एरिया वेक्टर जिससे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है वो कितना होगा, सिर्फ जो सीधा सीधा एरिया यहाँ तक है इसके सामने वाला, और वो कितना होगा एस कोस थीटा, एस कोस थीटा। अब जरा इसको इस तरीके से समझो कि आपने 11वीं क्लास में एक चीज पढ़ी थी, वेक्टर्स के जो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, एक वेक्टर ऐसे है ये वेक्टर, अब इस वेक्टर का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा a cos थीटा, ये वाला जो कंपोनेंट है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा a cos थीटा। तो इस तरीके से ये जो s वेक्टर है आप ऐसे ट्रीट करना, ठीक है, इसका जो इफेक्टिव एरिया होगा सिर्फ इतना सरफेस, अब इसको जरा आगे से देखो, इतना सरफेस ही अब इसका इफेक्टिव यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया आएगा वही एरिया में से आपका क्या होगा, सिर्फ फ्लक्स जो फील्ड लाइंस है वो पास होगी। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, फ्लक्स इज डिफाइंड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड S, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ E इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ S इनटू cos थीटा। समझ आ गई ये चीज? तो रिलेटिवली फ्लक्स चेंज होगा जब आपके एरिया का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको आप कुछ ऐसे भी इमेजिन कर सकते हैं, सपोज आप एक रिवर में खड़े हो, नदी में खड़े, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक ऐसे फटी सी नोटबुक ली, ठीक है, और सपोज पानी जो है आपका फ्लो कर रहा है, आपको कैमरा में किस साइड से, किस साइड से आई थिंक अच्छे से दिखाई दे रहा है, इधर से पानी आ रहा है। तो सपोज आपने क्या किया, इस नोटबुक से कितना पानी फ्लो हो रहा है इस एरिया से, अगर आप इसको ऐसे वर्टिकल रखते हो, इसमें इसको आपने पानी में ऐसे पूरा डिप कर दिया ना। अब इसमें डिप करने से सपोज करो कि यहाँ तक पानी जो है पूरे एरिया से फ्लो कर रहा है, लेकिन आप इसको जैसे ही इसका टिल्ट बढ़ाओगे इस एरिया को, अब देखो इसका एरिया वेक्टर कहाँ है, इधर नॉर्मल होगा, यानी थीटा कितना है हमारा 0 हो जाएगा इस केस में, यानी कि पूरी की पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है पूरे के पूरे एरिया से, E इंटू एस हो जाएगा आपका फ्लक्स ना। जैसे ही आपने इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज किया, ठीक है, अब इसका जो इफेक्टिव एरिया होगा सिर्फ यहाँ से लेके इसको कुछ आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे आपने इसको ऐसे कर दिया, तो इसका जो एरिया इतना यहाँ तक है, ठीक है, उसी एरिया में से पास होगा। और इसको अगर आपने और जैसे नीचे कर दिया, ऐसे बिल्कुल ऐसे कर दिया हॉरिजॉन्टल, तो क्या आप इसमें कोई पानी पास हो रहा होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये जो है एरिया वेक्टर अब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है किसके साथ, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ या फ्लो के साथ। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसा होता है, पानी के फ्लो जैसा ही होता है, ठीक है। तो सिमिलरली यहाँ पे सपोज अगर हमारा थीटा कितना हो जाता है 90 डिग्री, यानी कि आपका जो एरिया है, एक बार इस डायग्राम को हम थोड़ा नया कर देते हैं और इस एरिया को थोड़ा चेंज करते हैं ताकि डायग्राम बनाना आसान हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल का डायग्राम ऐसे बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। सपोज ये हमारा सर्कुलर एरिया है, ऐसे कैसा है सर्कल, तो सर्कल जब आपका अलोंग दी इलेक्ट्रिक फील्ड है तब आपका एंगल कितना है, E और S के बीच में 0 डिग्री।
इसका मतलब सारी फील्ड लाइंस इसमें से पास हो रही है जितना एरिया हमारे पास है। लेकिन जैसे ही आपने इसका टिल्ट चेंज किया, ठीक है, सपोज आपने इस एरिया को ऐसे होल्ड किया होगा, तब आपका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर इधर आएगा और कुछ एंगल बनाएगा आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। तो अब इफेक्टिव एरिया कितना होगा इसमें से, इस एरिया से ही पास हो रहा है ना, ये चीज समझ में आ रही है? यस ना। अब आपने क्या किया, सपोज इस एरिया को ऐसे कर दिया ऐसे, अब इसका जो एरिया वेक्टर है वो किधर है, नीचे, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है आपका, हॉरिजॉन्टली इधर है। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो अब जब आप फ्लक्स निकालोगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट एस, तो ई और एस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट मीन्स आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा, cos 90 कितना होता है, 0। इसका मतलब 0, कोई भी फील्ड लाइन आपकी इस तरफ से पास नहीं हो रही। क्लियर है? आई होप सो अब अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। इस कॉन्सेप्ट का हमें यूज करना है बाद इसके अंदर, गॉस लॉ के अंदर और गॉस लॉ की एप्लीकेशंस के अंदर। चलो अब हम यूज करते हैं गॉस लॉ। तो गॉस लॉ इस चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और आई होप आपको बड़े ही अच्छे से सीखना चाहिए, बड़े अच्छे से सुनना और अच्छे से इसको अप्लाई करना सीखना। ठीक है? क्या होता है गॉस लॉ? गॉस लॉ का मतलब क्या है कि आपने कोई चार्ज लिया, ठीक है, कोई भी रैंडम चार्ज किसी भी शेप का हो सकता है, ठीक है, आपने कोई भी नेट चार्ज, सपोज कोई ऑब्जेक्ट है आपका, ओके ना। अब ये गॉस लॉ क्या कहता है कि अगर आप कोई भी चार्ज ऑब्जेक्ट, इसमें नेट चार्ज कुछ q है, और इसको क्या कर देते हो, किसी भी क्लोज्ड बॉक्स के अंदर बंद कर देते हो। ये बॉक्स कैसा है, हमारा क्लोज है। दैट मीन्स आपने इस चार्ज को किसके अंदर रखा हुआ है, एक बंद डिब्बे के अंदर, और बंद डिब्बे में रखने से क्या होगा, तो गॉस ने ये ऑब्जर्वेशन किया कि जो नेट फ्लक्स होता है हमारा किसी भी बंद सरफेस से, ठीक है, और उसके अंदर अगर नेट चार्ज q है, तो आपका जो नेट फ्लक्स होगा दैट विल बी 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, कि जितना चार्ज अंदर है उससे 1 एप्सिलॉन नॉट गुना आपका क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। ठीक है, तो फाई नेट विल बी 1 एप्सिलॉन नॉट इनटू q एनक्लोज्ड। क्लियर है? तो ये जो स्टेटमेंट थी ये हमारे बहुत काम की है। क्यों है काम की, अब आपको समझ में आ जाएगी कि इतनी काम की क्यों है। सॉरी, थोड़ा सा मेरा आज गला खराब है। अब इस गॉस लॉ को हम यूज करेंगे, जो पहले लिखना सीखो, इसको कल को पेपर में आ जाए, सीबीएसई बोर्ड में लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप इसको लिखते कैसे हो, एक्सप्लेन कैसे करते हो। ठीक है, दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सपोज पेपर में आ गया कि आपको बोला कि गॉस लॉ की स्टेटमेंट लिखिए आप, व्हाट इज गॉस लॉ। सो दिस लॉ स्टेट्स दैट the total flux, the total electric flux passing through a closed surface is 1 epsilon naught times the charge enclosed by the surface. तो जो आपका टोटल फ्लक्स होता है किसी भी बंद सरफेस में से, वो आपका होता है 1 एप्सिलॉन नॉट टाइम्स किसका, आपके किसका, चार्ज इनक्लोज्ड का, q in अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमें यूज कैसे करना है, देखो
अलग अलग चार्ज कॉन्फ़िगरेशंस, अलग अलग सिमेट्री के साथ हम उनका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं यूजिंग दिस गोस लॉ। अब कैसे, जरा देखो, ये समझ में आ गया? बढ़े आगे, चलो। सपोज करो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी एक वायर की वजह से, कि एक चार्ज वायर है हमारे पास, ठीक है, कुछ ऐसे। चलो इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं ताकि हमारा लिखने का लिए जगह बची रहे, डेरिवेशन के लिए। यहाँ से एक बार बताना विजिबल है या नहीं है? विजिबल है? चलो हम क्या करते हैं, हमने एक ऐसे चार्ज वायर ली जिसके ऊपर कुछ हम नेगेटिव चार्ज मान के चलते हैं। चलो जनरली हम पॉजिटिव मानते हैं, आज हम इसके ऊपर मानते हैं कि नेगेटिव चार्ज है। तो इसकी जो लेंथ है इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि ऊपर भी आगे एक्सटेंड कर रही है और नीचे भी आगे एक्सटेंड कर रही है। कुल मिला के ये इतनी लंबी नहीं है, इससे ज़्यादा लंबी है, ठीक है, ऊपर भी और नीचे। सो अगर हमको बोल दिया जाए कि आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ठीक है, आपने इससे पहले अगर आपने क्वेश्चन सोल्व किए हों कभी, तो आपने एक रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला होगा उसके एक्सिस के ऊपर, ठीक है। रिंग की वजह से अगर हम इसके एक्सिस पे कहीं किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन मेथड यूज करते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेशन मेथड से एक छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे DE आएगा। तो DE, और सपोज ये अगर एंगल हमारा थीटा है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल थीटा हो जाएगा। तो DE का एक कंपोनेंट आपका इधर आ जाएगा, DE cos थीटा, ठीक है, और एक कंपोनेंट आ जाएगा DE sin थीटा। नाउ तो इस केस में हम क्या करते हैं, देखो इसके एग्जैक्टली अपोजिट एक पॉइंट होगा। रिंग में हमेशा क्या होता है, रिंग आपने देखी होगी, सर्कल में एक पॉइंट के लिए एग्जैक्टली एक अपोजिट सिमेट्रिकल पॉइंट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की साइड होगा, जो सेम एंगल थीटा बना रहा होगा, और DE cos थीटा कंपोनेंट उसका भी इधर होगा, और DE sin थीटा इसका ऊपर ऐसे होगा। ये दोनों कंपोनेंट जो हैं ये एक दूसरे के अपोजिट है और एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड है दोनों का, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कुल मिला के सभी पॉइंट्स के लिए ये पॉइंट जो कंपोनेंट है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, DE sin थीटा वाला जो कंपोनेंट है। और आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। और DE इजीली निकाल सकते हो, आपने क्या करना है, छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले लेना है यहाँ से, जिसके ऊपर कुछ चार्ज DQ होगा, ठीक है, और आपको ये डिस्टेंस इनके टर्म्स में, सपोज इसका रेडियस r है, इसका ये है, तो ये रूट अंडर r² अपॉन a² हो जाएगा। तो आपको डिस्टेंस पता लग गई, और अलग अलग करके आप cos थीटा भी निकाल सकते हो, cos थीटा जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस तरीके से अल्टीमेटली आप इसका रिजल्ट निकाल सकते हो। लेकिन इन दिस केस आप अगर इनफाइनाइट वायर है तो ये मेथड थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा लंबा चौड़ा हो जाता है, ठीक है, और कई केसेस में उसे हम कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गोस लॉ हमें बहुत हेल्प करता है कि कैसे करेगा। आई होप ये हम बाद में वैसे करेंगे जब हमारा टॉपिक आएगा, लेकिन एक बार आपको हिंट दे दिया, अगर आप करके देखना चाहो तो कर सकते हो। नाउ इस केस में हमें क्या करना है, गोस ने हमें क्या बोला कि अगर हमें बंद सरफेस लेते हैं तो उससे नेट फ्लक्स होना चाहिए हमारा Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर ये वायर है हमारी, अगर हमने मान लिया कि इसके ऊपर जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, विजिबल है, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर इसकी है लैम्डा, कितनी है, लैम्डा कूलम पर मीटर, ठीक है। तो हमने क्या मान लिया कि हमें पता करना है कि चलो सपोज r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। हमने क्या किया कि r रेडियस का एक ऐसा सिलेंडर हम अज्यूम कर लेते हैं, एक सिलेंड्रिकल मोशन सरफेस, दिस इज नॉट विजिबल, this one, okay, thank you. Suppose linear charge density of this wire is given lambda coulomb per meter. Now
सपोज हम क्या करते हैं, हम आर रेडियस, आर डिस्टेंस पता करना है, तो हम क्या करते हैं कि आर रेडियस का एक गॉसियन सिलेंडर अज्यूम कर लेते हैं इस वायर की चारों तरफ, ठीक है। और कैसा सिलेंडर, जिसके सिलेंडर के एक्सिस पे हमारी ये वायर पास आउट हो रही है, जिसके एक्सिस के अलाउंग हमारी ये चार्ज वायर है। तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर आपके सिलेंडर है, आपने पेन देखा होगा, पेन की निब जो है उसके एक्सिस के थ्रू पास हो रही है, ये एक सिलेंडर है, इसके एक्सिस के थ्रू आपका निब पास हो रहा है। तो इससे जो इसका ये सरफेस है सारा का सारा, सभी पॉइंट सरफेस के इक्वल डिस्टेंस पे होंगे इससे, इसीलिए हमने सिमेट्री बनाने के लिए ये गॉसियन सरफेस कैसा माना है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ना। तो हम क्या करते हैं, अब इसके सिलेंडर के तीन सरफेस हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस है जो ऐसे वाला, ये वाला सरफेस कर्व्ड सरफेस है, ये क्रॉस सेक्शन ऊपर वाला है, ये नीचे वाला ना। अब जो अपर गॉसियन, अपर क्रॉस सेक्शन है, इसमें एक छोटा सा एरिया नोट कर देते हैं, और इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, ऊपर की साइड नॉर्मल, तो इसको हम मान लेते हैं S1 वेक्टर, ठीक है। नीचे वाले को S2 वेक्टर, और ये जो एरिया होगा इसकी डायरेक्शन क्या होगी, रेडियली बाहर की साइड होगी। देखो इस सरफेस का किसी भी पॉइंट पे आप चेक करो तो सरफेस एरिया का डायरेक्शन किधर होगा, रेडियली बाहर की साइड। तो इसका डायरेक्शन किधर है, बाहर की साइड, ठीक है। तो इसको हमने मान लिया, तो ये मान लिया हमने S3, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, बाहर एक छोटा सा बच्चा चीख रहा है, ठीक है। तो ये हो गया S3, ओके। अब हम टोटल फ्लक्स एक बार क्या करते हैं, गॉस लॉ से निकाल लेते हैं, और एक बार जो फ्लक्स है हम अपने कैलकुलेशन से निकाल लेंगे। तो दोनों तरीके से जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे को वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करके देखते हैं टोटल फ्लक्स हमारा कितना होना चाहिए। टोटल फ्लक्स y कैलकुलेशन, y शुड बी इक्वल टू जो phi1 हमारे अपर क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है फ्लक्स, दूसरा प्लस phi2 जो हमारा लोअर क्रॉस सेक्शन से पास हो रहा है, प्लस जो कर्व सरफेस phi3 इससे पास हो रहा है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, अगर ये वायर है, वायर कुछ सिलेंड्रिकल होती है तो रेडियली चारों तरफ एमिट हो रहा होगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इधर है, और उसकी जो वैल्यू है दैट इज E, ओके। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, देखो phi1 E डॉट S1 प्लस E डॉट S2 प्लस E डॉट S3। अब E और S1, E यहाँ पे किधर है, रेडियली बाहर की साइड है, यानी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है E और S1 के बीच में 90 डिग्री परपेंडिकुलर है दोनों। तो दैट मींस ये वाला जो कंपोनेंट है हमारा कितना हो जाएगा, 0। सिमिलरली S2 के केस में भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितने का एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का, तो ये भी कितना हो गया हमारा 0, प्लस E डॉट S3। अब E और S3 दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। तो इसका मतलब कितना है, E इंटू S का मैग्नीट्यूड इंटू cos 0, cos 0 कितना होता है 1। तो इसका मतलब हमारा जो नेट फ्लक्स आ गया दैट इज E का मैग्नीट्यूड इंटू S का मैग्नीट्यूड देखो कितना हो जाएगा, क्रॉस जो कर्व सरफेस एरिया है कितना होता है हमारा, कितना होता है। अगर देखो इसका एक और आसान तरीका, अगर आपको कई बार याद नहीं रहता हो तो कैसे कर सकते हैं, देखो ये होता है कर्व सरफेस एरिया एक सिलेंडर ऐसे, तो इसको अगर आप ओपन अप करोगे तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल बन जाएगा जिसकी की हाइट कितनी होगी h। अगर इस सिलेंडर की हाइट कितनी है h है, तो और अगर इसकी रेडियस r है तो इसका जो सर्कमफेरेंस कितना होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r, तो इसका एरिया कितना होगा 2 पाई r इंटू h, 2 पाई r इंटू h। तो ये आ गया हमारा फ्लक्स बाई कैलकुलेशन, ओके। इतना हमारा डन हो गया। नाउ अब हम करते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स शुड बी इक्वल टू q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब q इनक्लोज्ड कितना है,
अगर हमारा यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, यानी कि पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज है इस वायर पे, लैम्डा चार्ज है, और कितनी हाइट तक हमारा चार्ज अंदर है, h हाइट तक, तो इसका मतलब कितना चार्ज होगा हमारा, लैम्डा इंटू h चार्ज आ गया इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर, तो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये लास्ट वाला पॉइंट एक बार को देख लो। देखो क्या किया है हमने कि सपोज हमारी जो वायर है इस पे एक यूनिट लेंथ है, कितना चार्ज है, लैम्डा, कि 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर लेंथ में कुछ चार्ज होगा, उसको हमने कितना माना था, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज है आपके पास, समझ आ गई बात। तो लैम्डा इंटू एच, अगर टोटल कितनी आपकी जो एच लेंथ है इनक्लोज है विद इन द सिलेंडर, तो आपका लैम्डा इनटू एच चार्ज इनक्लोज हो जाएगा। दैट मींस अब आप क्या करो, इसको और इसको इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों फ्लक्स बराबर होने चाहिए, क्योंकि गोस लॉ अगर सही है तो दोनों फ्लक्स ही बराबर होने चाहिए, बाई कैलकुलेशन वाला भी होना चाहिए। तो E इंटू 2πRh शुड बी इक्वल टू लैम्डा एच अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्या क्या चीजें कट रही हैं, h से h कैंसिल हो गया, और आपका E कितना आ गया, लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सिलेंडर। समझ में आ गया, डन है, बड़ा आसान सा। तो सिमिलरली इस तरीके से आपको गोस लॉ को अप्लाई करना है। पहले क्या करना है, सबसे पहले सिमेट्री ढूंढनी है, इसमें किस टाइप की सिमेट्री बनेगी, ठीक है। सिमिलरली चलो हम एक दो केसेस और भी करते हैं। और गोस लॉ फर्स्ट चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग सीबीएसई बोर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, मेक श्योर आप लोग इसको अच्छे से सीख के जाएं, अप्लाई करना, ताकि एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर इससे पूछा जाएगा उसको, ठीक है। एटलीस्ट 3 मार्क्स और मे बी 5 मार्क्स में, जनरली 3 मार्क्स में पूछा जाता है इससे, ठीक है। तो नेक्स्ट केस हम सपोज करते हैं कि हमें किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सपोज एक किसका निकालना है, चलो एक पॉइंट चार्ज का निकालते हैं, पहले सारी केस कर लेते हैं आज ना। एक पॉइंट चार्ज मान लिया हमने, वैसे तो हमें पॉइंट चार्ज का पता है, लेकिन चलो गोस लॉ से निकाल के देखते हैं कितना आता है, क्या सेम आएगा नहीं आएगा। तो गोस लॉ के लिए आपने क्या माना, एक आपके पास चार्ज है कोई Q, और इससे r डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, ठीक है। तो r डिस्टेंस पे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों तरफ एक इमेजिनरी स्फीयर मान लेंगे। स्फीयर क्यों माना, क्योंकि आपने स्फीयर की डेफिनेशन पढ़ी होगी। क्या डेफिनेशन होती है स्फीयर की, स्फीयर इज द लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स which are at equal distance from a fixed point, ठीक है। यानी ऐसे सभी पॉइंट्स का जो लोकस जो एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे हो, वो हमारा क्या होता है, सरफेस। यानी चार्ज को हम उसके सेंटर पे मान लिया हमने, और हमारे सारे पॉइंट्स इसके इक्वल डिस्टेंस पे हमें सिमेट्री चाहिए, तभी हम गॉस लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर कैलकुलेशन, गॉस लॉ को तो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। कैलकुलेट कब कर पाओगे, जब आपकी सिमेट्री होगी, तभी आप इंटीग्रेट कर सकते हो इजीली, ठीक है। अदरवाइज यहाँ से मान लो ये नजदीक है चार्ज, यहाँ से दूर है, तब आप इसको इजीली इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग डिस्टेंसेस बन जाएंगे तब ना। अब हम क्या करते हैं, कोई सरफेस छोटा सा मान लिया हमने यहाँ पे ds। अब इस ds सरफेस के लिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर होगा, बाहर की साइड रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना। और इस ds जो सरफेस है, इसका सरफेस वेक्टर भी किधर होगा, बाहर की साइड ही होगा, तो ds वेक्टर भी बाहर की साइड। दोनों में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, ठीक है। डिस्टेंस कितनी पे है, r पे, तो बाई कैलकुलेशन फ्लक्स कितना हो जाएगा आपका E डॉट s, और E डॉट s यानी कि E इंटू s cos 0, तो E इंटू s हो गया। और सरफेस एरिया एक स्क्वायर का कितना होता है, ऑल ओवर, ठीक है। सभी को आप इंटीग्रेट करोगे तो कितना आ जाएगा, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया। तो ये हो गया हमारा बाई कैलकुलेशन, और बाई गॉस लॉ
कितना होना चाहिए, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज कितना है हमारे पास अंदर, ओनली क्यू ही है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जब आप दोनों को इक्वेट करोगे यूजिंग 1 एंड सेकेंड, तो आप क्या करोगे, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसी है इसकी, यदि आउटवर्ड है तो इसको आप बाद में आर कैप लगा सकते हो। समझ आ गई? तो इजीली उसको से ऐसे करना है आपको, ठीक है। अब एक नया और कर लेते हैं, चलो। नाउ सपोज वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट। और ये वाला जो हम डिराइव कर रहे हैं इसको आपको अगले चैप्टर कैपेसिटर वाले में यूज करना है। सो मेक श्योर कीप इन माइंड दिस रिलेशन अच्छे से, ठीक है। तो सपोज आपने क्या किया, इनफाइनाइटली लार्ज शीट जो कि चार्ज है उसको, सपोज ये कैसी चार्ज है, पॉजिटिव मान लो चाहिए कि मान लो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क आने वाला है, तो डजंट मेक्स अ डिफरेंस। तो सारा डिनोट करें या सारा नहीं करते हैं एक बार के लिए, ताकि हम डायग्राम हमारा नीट एंड क्लीन रहे। तो ऑल ओवर जो एक जैसी पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। और हम इमेजिन क्या कर रहे हैं, लेट सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हमने मान दिया सिग्मा। कितना माना, सिग्मा। अब सिग्मा की यूनिट क्या होनी चाहिए, यहाँ सिग्मा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, यानी कि कूलम पर मीटर स्क्वायर, यानी कितना कूलम चार्ज है एक यूनिट एरिया के अंदर, ठीक है। सो नाउ अब हमें क्या करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस इमेजिन करना है। फर्स्ट काम होता है गॉसियन सरफेस, जिसकी सिमेट्री बन रही है इसके साथ, ठीक है, सरफेस के साथ। तो कैसा गॉसियन सरफेस चाहिए हमें इसके लिए, तो कुछ ऐसे सपोज करो कि ईंट जैसा, या आप कह सकते हो क्यूबॉइडल शेप जो होता है, एक क्यूबॉइडल शेप का हमने सरफेस ले लिया, ठीक है ना। और यही सरफेस इतनी ही डिस्टेंस पे पीछे, तो ये वाला जो सरफेस है इसका, और इस सरफेस को हमने मान लिया S1, राइट वाले को मान लिया S2। और कुल मिला के एक क्यूबॉइड में होते हैं 6 सरफेस होते हैं। अब बाकी सरफेस हम नहीं मानेंगे, पर ध्यान से देखना क्यों नहीं मान रहे हैं, क्योंकि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऐसे परपेंडिकुलर होगा। एक सपोज ये शीट चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, तो इसका फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर बाहर की साइड होगा। और ये जो सरफेसेस हैं इसका सरफेस एरिया इसके परपेंडिकुलर, इसलिए है मान लो क्यूबॉइडल है, तो इसका ये वाला जो सरफेस है ये ऐसे परपेंडिकुलर, ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर, ये वाला ऐसे परपेंडिकुलर, और नीचे वाला ऐसे परपेंडिकुलर, तो सभी हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। तो कुल मिलाकर हमें कोई फ्लक्स प्रोवाइड नहीं करने वाले हैं ये 4 सरफेस, इसलिए हम इसको इंक्लूड ही नहीं करते, सीधा लिख देंगे वहां पे, ठीक है। एक बार समझाने के लिए आपको स्टार्टिंग में अच्छे से बताया था ना, समझ में आ रहा होगा आपको। तो y कैलकुलेशन जब हम फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो y कैलकुलेशन फ्लक्स शुड बी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस 6। सो रेस्ट ऑफ दी हमें सिर्फ 1 और 2 चाहिए, बाकी सभी तो 0 है, बिकॉज साइड में आप लिख देना जो आप एग्जाम में करने वाले, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, और सरफेसेस कौन कौन से, S3 S4 S5 एंड S6, ठीक है ना। तो यहाँ पे इन दोनों के लिए 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर वाली साइड इधर बाहर है, लेफ्ट वाली साइड में लेफ्ट में बाहर है, ऐसे है, तो दोनों के लिए सरफेस भी ऐसे ही बाहर है, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। इसका मतलब, और सरफेस देखो इसका जितना सरफेस एरिया होगा क्यूबॉइड में उतना ही सरफेस एरिया इसका होगा, होने वाला है, सेम ही होने वाला है,
दैट मीन्स ई इंटू हम सरफेस एरिया बराबर ही मान लेते हैं बाद में, तो एक बार के लिए ई इंटू एस वन इंटू कोस 0 प्लस ई इंटू एस 2 इंटू कोस 0। अब हमने देखो ध्यान से ई की वैल्यू दोनों जगह बराबर ली है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्यों ली है? बिकॉज इक्वल डिस्टेंस में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर ही होगा। इसी भी इससे ये वाला सरफेस भी उतनी डिस्टेंस पे है, इससे ये वाला सरफेस भी उतना ही डिस्टेंस पे है, तो इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो सरफेस एरिया भी बराबर है, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स ई इंटू एस हो जाएगा। हो गया ना। अब बाई गॉस लॉ अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाई गॉस लॉ कितना होना चाहिए? फिर लिख लो एक बार, बाई गॉस लॉ कितना होना चाहिए? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज्ड कितना है? देखो ये जो सरफेस है इसके ऊपर ये चार्ज, तो बाकी वाला हमारे लिए कोई काम का नहीं है, हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन सरफेस पे मान रहे हैं। तो क्वेश्चन सरफेस के अंदर जो चार्ज होता है वही हमारे लिए कैलकुलेशन में इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे कितना होगा? अगर इसका सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसका एरिया कितना है? S होगा इसके बराबर है। तो सिग्मा इंटू एस, सिग्मा इंटू एस हो जाएगा, बना ये चीज ना अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों को कंपेयर कर लो, 2 टाइम्स ई इंटू एस शुड बी इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल हो गया, दैट मीन्स ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। सिग्मा इज आवर कांस्टेंट कि सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, यानी कितना कूलम चार्ज है हमारी इस चार्ज शीट पे पर यूनिट एरिया। और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो वैसे ही कांस्टेंट होता है 25 into 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये दोनों चीज ही कांस्टेंट आ गई। इसका मतलब तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें कहीं चेंज ही नहीं हो रहा डिस्टेंस के साथ, चाहे आप यहाँ चेक करो, चाहे आप यहाँ चेक करो, चाहे आप यहाँ चेक करो। क्या ये पॉसिबल है? यस, स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए पॉसिबल होता है। कुछ डिस्टेंस तक रहोगे आप, एक लिमिटेड डिस्टेंस तक, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आप इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाओ तो ऐसा तो नहीं है कि आपने एक चार्ज शीट हमारे दिल्ली में लगा दी और उसी चार्ज शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जनरेट हो रहा है? इंग्लैंड के अंदर जनरेट हो रहा है या अमेरिका में जनरेट हो रहा है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। ठीक है, तो एक लिमिटेड डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है, उसके बाद जीरो हो जाता है। ठीक है, आई होप सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन कैसी होगी? अगर पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो बाहर की साइड होगी, अगर नेगेटिवली चार्ज प्लेट है तो इनसाइड, अंदर की साइड होगी। ठीक है, आई होप गॉस लॉ अब आपको बड़े अच्छे से अप्लाई करना आ गया होगा। चलो इसके बाद हम जो बात करने वाले हैं किसकी बात करेंगे? फर्स्ट चैप्टर में अब हमारा रहेंगे डायपोल। ठीक है, अब डायपोल क्या होता है? ठीक है, डायपोल बेसिकली होता है कि आपके जो दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है, पहले आप डायपोल को समझना होता क्या है, उसके बाद हम डायपोल की कुछ जिक्र करेंगे। नाउ व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, बाय अ डिस्टेंस या बाय अ स्मॉल डिस्टेंस भी कह सकते हो, बाय अ डिस्टेंस। स्मॉल होना चाहिए सॉरी, क्योंकि ज़्यादा बड़े डिस्टेंस पे होगा तो वो डायपोल की तरह बिहेव नहीं करता है। सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस is called a dipole। उसको हम क्या बोलते हैं? डायपोल बोलते हैं। एक पॉजिटिव चार्ज और एक
नेगेटिव चार्ज है, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, ठीक है। और इनकी जो बीच का डिस्टेंस होता है उसको हम बाई कन्वीनियंस, ठीक है, हमेशा ही क्या मानते हैं 2a, कितना मानते हैं 2a, ओके। इसको a हम नहीं लेते हैं, बाई कन्वेंशन, बाई जो बुक्स बताती हैं देखो उसके लिए हमेशा 2a ही माना जाता है, क्योंकि जब हम सेंटर से इसके लिए जब हम कोई भी चीज़ ट्रीट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह निकालेंगे, कुछ भी निकालेंगे तो हमेशा इसके सेंटर से निकालते हैं। अगर आप a लोगे तो फिर आप बीच में a/2 यूज करना पड़ेगा सेंटर से निकालने के लिए, इसीलिए हम पहले से इसको 2a ले लेते हैं, ठीक है। और एक डाइपोल की जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है दैट इज डाइपोल मोमेंट, कि डाइपोल मोमेंट कई बार पूछा गया एग्जाम में, और वैसे पता होना चाहिए आपको किसको बोलते हैं। तो डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, दिस इज डिफाइंड एज, दिस इज डिफाइंड एज the product of charge on the dipole and distance उसको length of the dipole, डाइपोल की जो कुल लंबाई है उसको अगर आप डाइपोल पे कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक मिलती है उसे हम क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, और वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ लेते हैं, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू, पी वेक्टर, ठीक है। तो पी वेक्टर इज डिफाइंड एज 2a/q, जिसका डायरेक्शन कैसे p कैप से लेंगे, ठीक है। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। नाउ अब आप लोग सोचोगे कि यार इस पे तो सर बोल रहे हैं कि दिस इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज ऑन द डाइपोल, कि चार्ज ऑन द डाइपोल कैसे हो सकता है, नेट चार्ज तो डाइपोल पे जीरो है हमारा, क्योंकि इधर प्लस क्यू है इधर माइनस क्यू है, तो कुल चार्ज तो मिलाकर जीरो हो गया, जीरो से आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो जीरो ही रहता है, तो ये तो कोई मतलब नहीं बना। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हम सिर्फ एक ही चार्ज करेंगे, ठीक है, या तो प्लस क्यू या माइनस, और उसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही लेते हैं, क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड। तो ये मत करना कि आप नेगेटिव को मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे माइनस माइनस लगा रहे हो, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फिक्स है, कहाँ से कहाँ, माइनस से प्लस, ओके। तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। इसके बाद डाइपोल मोमेंट के बाद हम जिक्र करते हैं कि अगर हम डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालें, और डाइपोल को अगर हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उससे क्या होगा, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं एक बार इसको यहीं पे एंड करते हैं, और एक नेक्स्ट लेक्चर में आप फ्रेश माइंड से दूसरे लेक्चर में इस चीज़ को पढ़ना, ठीक है। एक बार के लिए रुको जरा, एक बार के लिए आप इतने को अच्छे से ही समझ लो, इसके ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स हो पाते हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, आपको एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस और एसएससी वर्मा के सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे हमारी वीडियोस के अंदर, और फर्दर अदर बुक्स भी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे, और आपको आईआईटी नीट का भी जो मटेरियल है एक बार के लिए हम सिर्फ फंडामेंटल्स करवा रहे हैं आपको, ठीक है। अगर आपके एक बार फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है, उसके बाद हम हमारे हाई लेवल की चीज़ें जो आप कह सकते हो उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।